देश में चुनाव का माहौल है। पहले चरण का चुनाव खत्म हो गया है। कल दूसरे चरण के लिए वोटिंग होगी। इस बीच हम आपको बीजेपी के स्टार प्रचारक और प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की दिनचर्या बताएंगे। चुनावी गर्मी के बीच जी मीडिया की टीम एक दिन डिप्टी सीएम के साथ रही और उनके बीच शेड्यूल को समझने की कोशिश भी की। कैसे वो चुनाव प्रचार करते हैं, जनता की समस्याएं कब सुनते हैं और परिवार के साथ कितना समय रहते हैं, कैसे डिप्टी सीएम जनता के दिल में अपनी जगह बना रहे हैं, ये सब सवाल हैं जो हमने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से जानने की कोशिश की। देश में लोकसभा चुनाव को लेकर ताबड़तोड़ रैलियां बीजेपी कर रही है। सभी की जिम्मेदारी तय की गई है, सभी की ड्यूटियां लगाई गई हैं। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य जगह जगह जा रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं। इस दौरान वो कैसे अपनी दिनचर्या करते हैं, किस तरीके से सुबह उठते हैं और कहां कहां जाते हैं, ये पूरे आज हम आपको इस अपने कार्यक्रम में दिखाएंगे, यानी कि वन डे विद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। इस वक्त उनके घर पे हम मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि मैम के साथ वो यहाँ पर मौजूद हैं और सुबह का जो नाश्ता है वो फिलहाल यहाँ पे किया जा रहा है। प्रभु श्री राम बगल में है, जिनके सभी अनुयायी हैं और प्रभु श्री राम के दर्शन करके ही यहाँ पर शुरुआत होती है। सर, सबसे पहले आपको ढेरों शुभकामनाएं। लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरीके से लगातार प्रचार प्रसार किया जा रहा है, सुबह का नाश्ता सर हो रहा है, तो जो दर्शक हमें देख रहे हैं जानना चाहिए कि डिप्टी सीएम की जो लाइफ होती है वो कैसे होती है, सुबह उठते हैं, क्या करते हैं? हमारी जिंदगी है, सुबह 8 बजे पूजा पाठ करके नाश्ता करके फिर फील्ड पे निकल जाते हैं और दिन भर किसी न किसी लोकसभा क्षेत्रों में 1 जिले या 2 जिले पहुंच करके वहाँ के लोगों से बात करते हैं, जनसभाएं होती हैं, फिर देर शाम को घर लौटते हैं। अभी मैं देख रहा हूँ आप पूड़ी खा रहे हैं, भिंडी की सब्जी और अचार। इतना सर, इतना हल्का सा नाश्ता कर रहे हैं, दिन भर इतनी मेहनत करनी है, कैसे? रास्ते में गाड़ी में भोजन रहता है, सब्जी रोटी रखें तो दिन में वो खा लेंगे। दिन में सब्जी रोटी खाते हैं, ऐसे दिन भर चीजें चलता है। सुबह उठने बजे सर कितने बजे उठना होता है, क्या दिनचर्या है? हम 5:30 पौने 6 बजे उठ जाते हैं। बड़ी जिम्मेदारी आपको दी गई है सर। है ईश्वर की, ये सब अच्छा चल रहा है। मैम से भी बात कर लेते हैं। मैम, ये खाना आप ही ने बनाया है क्या? जी हाँ, खाना हमारे यहाँ जो कुक है वो बनाता है, उसमें हेल्प हम कर देते हैं और आप 8:30 बजे तक आप नाश्ता कर लेते हैं। सर को सबसे ज्यादा क्या पसंद है मैम? वो सब्जी रोटी खाते हैं, सूखा दाल सब्जी रोटी, मतलब बाहर का कुछ भी नहीं, घर का गाड़ी में भी ले जाते हैं और हर जगह घर का खाते हैं। अगर कहीं घर का खाना मिल जाता तो खा लेते हैं। आप भी मैम, मैं देखता हूँ तमाम कार्यक्रमों में जाती हैं, लगातार मेहनत करती हैं सर की तरह, तो प्रेरणा सर से ही मिली है क्या मैम आपको? जी हाँ, प्रेरणा मिली। जब सर बाहर रहते हैं तो हमारा विधानसभा कैंट है, तो उसमें जो कार्यक्रम होते हैं उसमें हमको जाना पड़ता है, क्योंकि सर की ड्यूटी बाहर लगी है, इसीलिए हमको यहाँ देखना कभी मैम नाराजगी नहीं हुई क्या कि इतना बिजी रहते हैं घर के बाहर, घर में बीवी बच्चों को भी समय देना चाहिए, डिप्टी सीएम है तो क्या हुआ? अभी बोले हैं कि जब चुनाव हो जाएगा ना तब 2 दिन के लिए कहीं चलेंगे। देखिए, चुनाव हो जाएगा तब डिप्टी सीएम साहब 2 दिन के लिए कहीं जाएंगे मैम? अच्छा, उसी हम लोग उस 2 दिन का इंतजार कर रहे हैं, उस 2 दिन में खुश हैं। अच्छा, उसी 2 दिन में खुश है। सोचिए 365 दिन साल में होते हैं, उसमें 2 दिन में ही मैम को खुशी मिल जाती है कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी उनके साथ समय बिताएंगे चुनाव में। जब चुनाव चल रहा था, जब चुनाव हो गया था और जब आचार संहिता वो प्रचार बंद हो गया था, तब भी हम लोग को 2-3 सारे तीनों बच्चों को हमको लेकर के 3 दिन के लिए गए थे बाहर। कहाँ गई थी मैम? शिमला। शिमला गई थी? कभी विदेश नहीं गई क्या घूमने? नहीं, हम नहीं गए। सर की ड्यूटी लगती रहती है, सरकारी जाते रहते हैं, पर हम लोग। फेवरेट प्लेस, चलिए हमारे माध्यम से सर से कह दीजिए कि आपकी दुनिया में कौन सी सबसे फेवरेट प्लेस है जहाँ पे आप जाना चाहती हैं उनके साथ? हम जहाँ ले जाएं, जहाँ इनको मौका लगे, जहाँ इनको समय लगे, कहीं भी, तो हम लोग जाना चाहते हैं। तो देखिए, अभी मैम देखिए डिप्टी सीएम है उत्तर प्रदेश के और मैम का कहना अभी तक विदेश घूमने नहीं गए हैं, शिमला घूमने लास्ट टाइम गए थे और जहां भी कहीं विदेश घुमाने ले जाएंगे, चुनाव के बाद छुट्टी मिलेगी तो वो उनके साथ जाना चाहेंगे। तो सुबह का नाश्ता दिखाया, पूजा पाठ करके उठते हैं, निकलते हैं और अब हम उनके साथ चलेंगे। पूरी जर्नी हमारी लखीमपुर तक रहेगी, धौरहरा तक, और रास्ते में तरह तरह की बातें उनके साथ हम करते रहेंगे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जब भी घर से बाहर निकलते हैं तो सैकड़ों की संख्या में उनके घर के बाहर लोग बैठे रहते हैं, अपनी अपनी मुसीबतों को लेकर पहुंचते हैं और सभी की बात वो सुनते हैं। और देख सकते हैं यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं और रोज़ की ये स्थिति है। जब भी ये यहाँ से निकलते हैं तो लोग अपने जो है समस्या है उनका निस्तारण यहाँ पर होता है। तो जनता में काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली है, जनता में काफ़ी ज़्यादा जो है इनकी पहुँच है और यही वजह है कि रोज़ सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। सबके लिए जो दरवाजे हैं वो यहाँ पर खुले हुए हैं। अर्बेनिया खूबसूरत और काफ़ी पावरफुल गाड़ी है जिससे अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और चलेंगे और नामांकन के साथ दिखाएंगे कि ये पूरे दिन किस तरीके की कार्यशैली है, क्या कुछ किस तरीके से शामिल रहते हैं। तो हम अंदर चलेंगे, अंदर चल के इस बेहतरीन गाड़ी में बैठेंगे और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी के साथ बातचीत करते हुए इस सफ़र को तय करेंगे। पहले चरण के चुनाव के बाद अब आगे के चरणों के लिए भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में जीतोड़ मेहनत कर रही है। लगातार ताबड़तोड़
रैलियां हो रही हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी जगह जगह पर जा रहे हैं और जनता से संवाद कर रहे हैं और भाजपा के लिए वोट मांग रहे हैं। हमारे साथ हैं और चलते चलते अब बात करेंगे कि क्या है आगे चुनावी रणनीति। तो बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर भी है, लगातार पार्टी में लोगों को ज्वाइन करा रहे हैं। 10,000 से ज्यादा लोगों को पार्टी ज्वाइन करा चुके हैं, जमीन पर जा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लोगों से वोट मांग रहे हैं। आगे का फीडबैक क्या है? देखिए, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की लहर चल रही है। सभी 80 की 80 सीटें बीजेपी जीतने जा रही है। प्रथम चरण के चुनाव में ये स्पष्ट हो गया है कि 8 की 8 सीटें बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ जीत रही है। मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाएं जन जन तक पहुंची हैं। लोगों का भरोसा बीजेपी के प्रति लगातार बढ़ रहा है। 14 से लेकर अब तक जितने भी चुनाव हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी ने वोट प्रतिशत को बढ़ाने में सफलता हासिल की है। पहले चरण के सर जिक्र किया आपने, हमने देखा किस तरीके से वोटिंग प्रतिशत बहुत ज़्यादा गिरा है, तो ये कहीं ना कहीं दिक्कत वाली बात क्या भाजपा के लिए हो सकती है? पहला सवाल। दूसरा सवाल कि इसी से जुड़ा हुआ कि अभी तक तो विकास की बातें हो रही थी और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बातें हो रही थी, एजुकेशन को बढ़ावा देने की बात, लेकिन जैसे ही पहले चरण का चुनाव होता है, वोटिंग प्रतिशत कम होता है, तुरंत ही धार्मिक बातें होने लग जाती हैं, पुरानी बातें होने लग जाती हैं। इस देश की जो संपत्ति है वो कांग्रेस मुसलमानों को देने का काम कर देगी। क्या ये कहीं ना कहीं डर है क्या किसी तरीके का मन में? दरअसल जो वोट प्रतिशत है वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जाकर के बूथ तक अपना वोट डाला है, जबकि समाजवादी पार्टी गठबंधन न एक भी रैली कर पाया। प्रथम चरण के चुनाव में संयुक्त रैली नहीं कर पाए और इस वजह से उनके मतदाताओं में, उनके समर्थकों में निराशा का भाव था। और तो उन लोगों ने बहुत एक्टिव जिम्मेदारी लोकतंत्र के इस महापर्व पर नहीं निभाई, जबकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मिलजुल करके अपने साथियों के साथ, जनता को साथ लेकर के मतदान में पूरी तरह से सफलता हासिल की है। प्रथम चरण की सभी सीटों पर बीजेपी जीत रही है। और जहां तक कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो का सवाल है, कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में उल्लेख किया है कि हम संपत्ति की जांच कराएंगे, उसके बाद संपत्ति को हम जो है ऐसे लोगों को देंगे जिन लोगों ने हमेशा हिंदुस्तान को तबाह करने का काम किया, डिस्टर्ब करने का काम किया है। ये कांग्रेस पार्टी का चाल चरित्र दुनिया के सामने, भारत के सामने हमेशा इसी प्रकार का रहा है। और तो उनके जो थिंक टैंक हैं सैम पित्रोदा, उन्होंने भी कहा है कि देश के ऐसे सभी लोगों की संपत्ति को एक्वायर करके और लोगों को बांट देना चाहिए। ये बहुत ही दुखद है। कांग्रेस को इसमें स्पष्ट करना चाहिए उनका स्टैंड क्या है, और कांग्रेस को आने वाले दिनों में कभी भी देश की जनता, प्रदेश जनता माफ नहीं करेगी। कांग्रेस की बात की आपने, इस समय जो सबसे ज़्यादा वर्ड जो इस समय चल रहा है, चुनावी जो मंथन चल रहा है उसमें, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, मंगलसूत्र। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कांग्रेस के लोग आ जाएंगे तो आपका मंगलसूत्र भी छीन के बेच देंगे। प्रियंका गांधी ने ये कहा है कि 70 साल हो गए देश को आज़ाद हुए, इतने सालों से कांग्रेस की सरकार थी, क्या किसी ने मंगलसूत्र आपसे छीना है? हमारे तो परिवार ने मंगलसूत्र दे दिया है हमारी मां ने। 70 साल पहले ये बात नहीं आई। कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा कि हम संपत्ति की जांच कराएंगे, सोने चांदी की जांच होगी, कितना आपके पास है, फिर उसको जब्त करेंगे, फिर ऐसे लोगों में बांटेंगे जो हिंदुस्तान को हमेशा डिस्टर्ब करते रहते हैं। तो इस प्रकार की बातों का उल्लेख कांग्रेस पार्टी को अपने मैनिफेस्टो में नहीं करना चाहिए। इन्होंने किया है तो हिंदुस्तान की जनता, प्रदेश जनता इन्हें कभी नहीं बख्शेगी। चुनाव में इनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। देखिए, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को तो आप नकार रहे हैं, हल्के में लेके साइड में कर दिया है कि ये लोग कुछ नहीं करने वाले। बहुजन समाज पार्टी को कहीं आप टक्कर में मानते हैं क्या? क्योंकि छुपा हुआ वोटर उनका निकल के आता है सर वोट डाल। भारतीय जनता पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश राज्य में कोई टक्कर में नहीं है। यहाँ एक तरफा चुनाव है और सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है प्रचंड बहुमत के साथ। अभी तक जो उम्मीदवार घोषित किए हैं उसमें 10 से ज्यादा उम्मीदवार ब्राह्मणों को टिकट दिया है इस बार बहुजन समाज पार्टी ने। सर, क्या 2007 वाली सोशल इंजीनियरिंग कारगर साबित होगी? कोई मतलब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सभी 80 की 80 सीटें जीत रही है। ब्राह्मणों को लेके, क्योंकि आप बड़े ब्राह्मण नेता भी हैं सर बीजेपी के, ब्राह्मणों को लेके जो राजनीति चलती है, चाहे सपा हो, तो कोई दिक्कत नहीं। सभी 80 की 80 सीटें बीजेपी के साथ ही सारा ब्राह्मण है। सारा। अब अखिलेश यादव को लेकर लगातार, जैसा कि आप कहते हैं, कंफ्यूज पार्टी है, लगातार प्रत्याशी जगह जगह से बदलते चले जा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि तेज प्रताप यादव वहां से लड़ लेंगे, शायद अखिलेश यादव कन्नौज से लड़ने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी कंफ्यूजन में है, डिरेल्ड है, कोई नीति एजेंडा नहीं है, दिग्भ्रमित पार्टी है, उनका स्टैंड साफ नहीं है। कई जगह वो ऐसे कैंडिडेट बदल चुके हैं बार बार, और लेकिन उनको पता है कि उनकी धरातल की जमीन पूरी खिसक चुकी है। जनता उनके साथ नहीं है, जनता ने नकार दिया है। समाजवादी पार्टी की गुंडई अराजकता
माफिया गर्दी से लोग ऊब चुके हैं। अब इन्हें कभी प्रदेश में मौका नहीं देंगे और ये हाशिए पर है, रसातल पर जाएंगे और प्रदेश में 80 की 80 सीटें बीजेपी ही जीतेगी। रॉबर्ट वाड्रा के पोस्टर लग गए हैं सर जगह जगह पर, और स्मृति ईरानी कह रही हैं कि जरा संभल के अगर ये आएंगे तो जितनी भी जिनके खेत हैं, जमीनें हैं, उनको खतरा हो जाएगा किसानों। ये सही बात है। रॉबर्ट वाड्रा जी का इतिहास तो यही है कि जहाँ जाते हैं वो प्रॉपर्टी बनाते हैं, तो अमेठी के लोगों को सतर्क रहना चाहिए। और चुनाव रॉबर्ट वाड्रा लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे ये जीजा साला का विषय है, आपस में लोग बैठ के तय करें क्या करना है। दो लड़कों से किसी तरीके की चुनौती नहीं, दो लड़के सुपर फ्लॉप होंगे, पहले भी सुपर फ्लॉप हो चुके हैं। आगे किसी तरीके का सर समीकरण आगे के जो अभी होने वाले आगे जितने भी चरणों में चुनाव है, तृतीय से लेकर के 7वें चरण तक, भारतीय जनता पार्टी सभी चरणों में प्रचंड बहुमत के साथ आ रही है। लोगों का भरोसा बीजेपी के प्रति है, मोदी जी के साथ है। और मोदी जी लोगों के एक, मैं कह सकता हूं, अभिभावक के रूप में उभरे हैं। उत्तर प्रदेश के सभी लोग चाहते हैं कि मोदी जी तीसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ प्रधानमंत्री बने और प्रदेश में 80 की 80 लोकसभा सीटें बीजेपी जीते। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं 80 की बात करते हैं आप, एक पे रह जाएंगे, 79 तो उनकी। अखिलेश यादव जी इस प्रकार का बकवास की बात कर रहे हैं। सच्चाई ये है कि समाजवादी पार्टी अपना धरातल, अपनी जमीन खो चुकी है। अब यादव समाज भी उनके साथ नहीं है। यादव समाज से जो 5 प्रत्याशी लड़ रहे हैं वो एक ही छत के नीचे के हैं, कि परिवार के हैं, उन्हीं के घर के हैं। तो बाकी यादव बिरादरी भी अपने आप को ठगा महसूस कर रही है और इनको नकार रही है। अब इनके साथ यादव समाज भी खड़ा नहीं है। तो देखिए, कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से निराश, हताश है। अखिलेश यादव को समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, इसी वजह से लगातार प्रत्याशी बदल रहे हैं। यादव समाज भी अब समाजवादी पार्टी या अखिलेश यादव के साथ नहीं है। वहीं रॉबर्ट वाड्रा अगर आएंगे, जो बात स्मृति ईरानी ने कही है वो बिल्कुल सही है कि लोगों को अपनी जमीनें बचानी होंगी और अब अस्तित्व कांग्रेस या सपा का उत्तर प्रदेश में नहीं रह गया है। सभी 80 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में कमल खिलाने जा रही है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के साथ अब हम लखीमपुर के धौरहरा पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं मंच पे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक इस वक्त मौजूद हैं और रेखा वर्मा जो कि भारतीय जनता पार्टी की धौरहरा से प्रत्याशी है, उनकी नामांकन सभा का यहाँ पर व्यवस्था किया गया है। प्रिय नेता है वो दूसरी तरफ मंच पर एक साथ मौजूद है और काफी लंबे समय से अपने प्रिय नेता का इंतजार कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। हमारे कैमरा पर्सन पीछे की तस्वीरें दिखाएं कि यहाँ पर नारे लग रहे हैं, जय श्री राम के नारों के साथ उनका स्वागत किया गया है। क्योंकि लखीमपुर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है, उसमें से धौरहरा लोकसभा क्षेत्र जो है, जो लोकसभा क्षेत्र है वो साल 2008 में अस्तित्व में आया। 2009 में पहली बार लोकसभा चुनाव धौरहरा में हुआ जिसमें कांग्रेस के जितिन प्रसाद ने जीत हासिल की। उसके बाद 2014, 2019 दोनों में ही भारतीय जनता पार्टी की रेखा वर्मा यहाँ से जीत कर आई। क्योंकि ये पूरी कुर्मी बेल्ट है, तो जाति और क्षेत्रीय समीकरण को देखते हुए एक बार फिर से 2024 में रेखा वर्मा पर भरोसा भारतीय जनता पार्टी ने जताया है और उनके प्रचार प्रसार के लिए उनकी नामांकन सभा में आज खुद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पहुंचे हुए हैं।